आरोप लगा रहा हूं कि पुलिस फिरौती में, लूट में बंद है, लूट के काम में संलिप्त है, वसूली में संलिप्त है। महोदय से और डीआईजी महोदय से बनारस के कि कभी आपने सोचा कि आपका ये दरोगा कितना पैसा पाता है, कितना तनख्वाह पाता है? जो तथाकथित दरोगा कहा गया है कचहरी में मारा गया है, उसके हाथ में 2.5 लाख की घड़ी है। क्या ये जानना चाहेंगे कि ये 2.5 लाख की घड़ी उसके पास से कहाँ? रिपोर्ट्स न आने की वजह से बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं। न रिपोर्ट आ रही है, न उनकी जमानत की सुनवाई हो रही है, न गवाही हो पा रही है, न ये गवाहों में गवाही देने। तुम अपनी चिंता करो कि अगर तुम्हारा घूस बंद हो गया, तुम्हारे अपराध बंद हो गए, तुम्हारी ये लूट खसोट बंद हो गई, तो तुम कैसे जिंदा रहोगे और तुम्हारे बच्चों का कैसे लालन पालन होगा, ये गौर करने की। चाहे दरोगा हो चाहे दीवान हो, वो क्या है? वो लोक सेवक है, वो जनता का नौकर है, लेकिन ये व्यवहार कर रहे हैं जैसे जनता को अंजाम तक पहुंचाना बढ़ कितना गया है। हमको तो हैरानी होती है भाई कि लोकतंत्र में जहां पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन, रोकने वाले नहीं है जब तक कि पुलिस का मन ठीक न हो जाए। और वकीलों ने तय किया है कि हम पुलिस का मन ठीक करते हैं। स्थानीय विधायकों, मंत्रियों की पूरी तरह से निष्क्रियता इन अपराधों को, पुलिस के अपराधों को, घूसखोरी को सरकारी विभागों में बढ़ावा दे रही है। इसमें कोई अपराधियों का जो स्थान था वह पुलिस ने ले लिया है और अब लूट में, फिरौती में, लोगों से नाजायज तरीके से वसूली में पुलिस संलिप्त हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन पेज। मैं हूं आशुतोष। हम बात करेंगे जो सबसे ज्वलंत मुद्दा इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में पुलिस और अधिवक्ता के विवाद। आज बात करने के लिए हमारे साथ बनारस बार के पूर्व अध्यक्ष अवधेश सर हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसका मूल कारण क्या है, ये विवाद क्यों हुआ? देखिए, ये पुलिस का वकीलों से विवाद क्यों हुआ, ये जानने के लिए थोड़ा सा पीछे आपको जाना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी के राज्य में जो संगठित अपराधी हैं उनका खात्मा हुआ है, फिरौती बंद हुई है, संगठित गिरोहों का जो गैंगवार चलता था वो ख़त्म हुआ है, अपहरण ख़त्म हुआ है, और जो छिटपुट घटनाएं बलात्कार, हत्या या लूट की हो रही हैं उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को कठोर दंड दिया जा रहा है और समाज से लगभग अपराधी लोगों का खात्मा हो गया है। लेकिन अपराध का खात्मा नहीं हुआ। अपराधी तो धीरे धीरे करके या तो मारे गए या जेलों में चले गए, लेकिन चेहरा बदल गया। अपराधियों का जो स्थान था वह पुलिस ने ले लिया है और अब लूट में, फिरौती में, लोगों से नाजायज तरीके से वसूली में पुलिस संलिप्त हो गई है। और पुलिस के इन कार्यों का विरोध केवल अधिवक्ता समाज ही है जो करता है। तो पुलिस अधिवक्ताओं को अपने अवैध कार्यों को करने में बाधक पाती है, इसलिए एक साजिश करके वो पुलिस जो है वो अधिवक्ताओं को दबाना चाहती है। एक तो ये कारण है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि अगर अधिवक्ताओं को हमने दबा लिया तो हम बिल्कुल आसानी से और स्वतंत्रता पूर्वक अपनी लूट खसोट, अपना भ्रष्टाचार जारी रख सकेंगे। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या है कि योगी राज्य में इस सरकार ने बाध्य कर दिया है सारे सरकारी कर्मचारियों को, चाहे वो पुलिस हो, तहसील के लोग हों, चकबंदी के लोग हों, कि तुमको काम करना ही पड़ेगा। इससे इनको बड़ी परेशानी है और ये साजिशन किसी न किसी तरह से साजिश करके इस तरह का कार्य कर रहे हैं कि सरकार बदनाम हो और ये सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। ये दो कारण है पुलिस का विवाद करने का। बहुत बड़ा आरोप पुलिस पे लगाया, कैसे लगाया, आखिर क्यों? मैं बता रहा हूँ। तो जो मैं आरोप लगा रहा हूँ कि पुलिस फिरौती में, लूट में बंद है, लूट के काम में संलिप्त है, वसूली में संलिप्त है, पीड़ित लोगों के द्वारा कोई प्रार्थना पत्र देने पर पुलिस क्या करती है कि पीड़ित आदमी की तो मदद करती नहीं, लेकिन वो जिस आदमी के खिलाफ दरखास्त देता है उसको बुलाती है और उससे अवैध धन लेकर के उसकी मदद करती है
और जो पीड़ित व्यक्ति उनके यहाँ गया है उल्टे उसको परेशान कर लगती है। अब तथ्यों के माध्यम से बताऊंगा कि पुलिस कैसे लूट में, डकैती में और संगठित अपराध में लिप्त है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सन 2024 में भी आपने देखा कि इसी बनारस में लगभग 41 लाख रुपए की एक स्पेशल क्राइम ब्रांच का वो अपने को कह करके और सारनाथ में एक दरोगा ने जुआरियों का पैसा लूट लिया। दूसरी घटना भेलेपुर थाने में हुई जिसमें लगभग 43 लाख रुपया एक दरोगा ने लूट लिया। तीसरी घटना नदेसर पुलिस चौकी इंचार्ज ने 40-42 लाख रुपया लूट लिया जिसमें कि चार्जशीट भी आ गई है। और सार्वजनिक रूप से आपने देखा कि नरही थाना अंतर्गत किस अवैध तरीके से पुलिस वाले सड़क पर चलने वालों ट्रकों से अवैध वसूली कर रहे थे, जिसको एक आईपीएस अफसर नहीं पकड़ा था और उसमें 50 से अधिक पुलिस वाले दोषी पाए गए। ये कहा जाए उनके खिलाफ एफआईआर हुई, काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए, कुछ तो अभी भी जेल में है। तो ये घटनाएं बताती हैं। अभी चांदी लूट कांड हुई थी बनारस में जिसमें एक पुलिस के अधिकारी संलिप्त पाए गए। तो ये घटनाएं बताती हैं साहब कि पुलिस इस समय पूरी तरफ से स्वयं अपराधियों की जगह लेकर के अपराधों को करने में व्यस्त है। अब एक तबका है वकील जो इन दुष्कर्मों को उजागर करता है और इनको सजा दिलाने का प्रयास करता है, जिससे ये चिढ़े हुए हैं। अब कभी कभी इनका मामला फंस जाता है। जैसे बड़ा गांव थाने में अनूप सिंह उर्फ अनूप मौर्य, अब एक वकील साहब अदालत का स्टे लेके जाते हैं और दरोगा जी क्या करते हैं कि उनके स्टे को न मानते हुए उनके विरोधी से मिल करके और वकील साहब को मार के बंद कर देते हैं। इसकी कुछ सूचना वकीलों को मिलती है। उसके बाद रथ यात्रा चौराहे पर आपने देखा कि एक वकील साहब अपने पत्नी और बच्चे के साथ घर जा रहे हैं और उस चौराहे से ठीक 150 मीटर दूर उनका घर है। वो कहते हैं कि भाई मेरा घर 150 मीटर दूर सामने दिखाई पड़ रहा है, मुझे अपने घर जाना है, लेकिन वो नहीं जाने देता और वकील साहब को बुरी तरह मारता है। उनका कंधा टूट जाता है, उनकी आँख के पास चोट है जिसमें कि 8 टाँके लगे हुए हैं। और जब वकील प्रोटेस्ट करते हैं तो उसकी एफआईआर होती है और 307 में होती है। पुलिस इन चीज़ों से चिढ़ी हुई है। जब इसकी शिकायत वकील जिला जज के यहाँ करते हैं तो जिला जज साहब ग्रीवांस रेड्रेसल कमेटी की बैठक बुलाते हैं। उसमें डीएम को और पुलिस के अधिकारियों को तलब करते हैं और उनको निर्देश देते हैं कि उस दरोगा को 24 घंटे में गिरफ्तार करो। अब 24 घंटे में गिरफ्तार करना है उनको। इससे बचने के लिए पुलिस ने एक कुचक्र रचा कि बड़ा गांव के एक दरोगा को पहले कचहरी भेजा। अब ये तो वही बता सकते हैं कि वो जीडी में रवानगी करके आए थे, किस काम से आए थे कि नहीं आए थे। और उसके बाद अपने ही कुछ लोगों को सादे ड्रेस में और काली कोट पहना करके कचहरी में भेजा और दरोगा जी से हाथापाई कराया, उनसे गाली गलौज कराया और उसको आधार बना करके लगभग सैकड़ों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी ताकि उनको जो रथ यात्रा पर घटना हुई थी उस दरोगा को गिरफ्तारी से बच सके, उसको डाइवर्ट करने के लिए। हम लोगों ने इस बात को समझा और अब बनारस के वकीलों ने और बनारस के वकीलों के साथ साथ पूरे प्रदेश के वकीलों ने ये मन बना लिया है कि हम पुलिस वालों को दुरुस्त करके ही बढ़ गया है कि एक आईपीएस लेडी है नीतू कात्यायन। अरे भाई, पुलिस का अधिकारी आईपीएस हो चाहे दरोगा हो चाहे दीवान हो, वो क्या है? वो लोक सेवक है, वो जनता का नौकर है, लेकिन ये व्यवहार कर रहे हैं जैसे जनता के शासक हों। और ये जो नीतू कात्यायन है इसको पुलिस वाले हैशटैग करके टाइमलाइन चला रहे हैं कि हमें गर्व है कि आप जैसी अधिकारी के अंडर में हम काम करें और उसको कटप्पा बाहुबली के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ये अजीब तमाशा है साहब कि जो नौकर है, जो लोक सेवक है, वह अपने को गुंडों की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है और पुलिस के आधा अधिकारी और उसके नीचे के लोग उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वकीलों को और आम जनता में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये कहना है कि लगातार जो अधिवक्ता ऐसा विवाद कर रहे हैं इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। नहीं, लगातार ये पुलिस जुर्म कर रही है, लोगों के साथ अन्याय कर रही है और इसको रोकने का काम अधिवक्ता करता है। तो जब तक आप अपने जुर्म करते रहोगे अधिवक्ता आपको रोकता रहेगा।
और आपके कामों में बाधा डालता रहेगा जब तक कि आप अपना आचार व्यवहार चरित्र ठीक नहीं करोगे। अब आगे देखिए ज़रा, पुलिस का मन बढ़ कितना गया है। हमको तो हैरानी होती है भाई कि लोकतंत्र में जहां पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना, वहां पुलिस क्या कर रही है? इनको न तो समाज के किसी वर्ग का डर है, न नेताओं का डर है। ये डरते हैं दो लोगों से, वकीलों से और न्यायपालिका से। तो वकीलों की बात मैंने आपको बता दी कि वकीलों को ये डरा करके और अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। रहा न्यायालयों का सवाल, तो हैरानी होती है कि आज 5 दिन से न्यायालयों में न कोई पैरोकार आ रहा है, न कोई कोर्ट मुहर्रिर आ रहा है, और सारा का सारा न्यायिक कार्य बाधित है। यह सीधे सीधे अपराध है जिसके लिए कभी भी पुलिस को माफ़ नहीं किया जा सकता। और माननीय उच्च न्यायालय को और जिला जज को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि किसने इनको हक दिया। रिपोर्ट्स न आने की वजह से बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं, न रिपोर्ट आ रही है, न उनकी जमानत की सुनवाई हो रही है, न गवाही हो पा रही है, न ये गवाहों में गवाही देने आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोकतंत्र की जड़ है न्यायपालिका, उस पर ये प्रहार कर रहे हैं। उस न्यायपालिका का भी भय इनके अंदर नहीं रह गया है। इसलिए अब इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। और इसी के मद्देनज़र आज वकीलों ने वाराणसी में अपने को न्यायिक कार्य से विरत किया और संयुक्त बार संघ उत्तर प्रदेश, जो पूरे उत्तर प्रदेश के बार संघों का एक संघ है, उसके आह्वान पर लगभग 15-16 जिलों के बारों के प्रतिनिधि आज बनारस में आए। उन्होंने बनारस में वकीलों का समर्थन किया और ये वादा किया कि इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में हम वकीलों के साथ हैं। और अब इस लड़ाई को हम लोग रोकने वाले नहीं हैं जब तक कि पुलिस का मन ठीक न हो जाए। और वकीलों ने तय किया है कि हम पुलिस का मन ठीक करके ही मानेंगे। वकील और पुलिस का विवाद जितना धरातल पर चल रहा है, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सभाएं की जा रही हैं, उसके साथ सोशल मीडिया पर भी ये लड़ाई चल रही है। उसमें एक नया मामला आया, पुलिस के एक आला अधिकारी ने साफ अक्षरों में लिखा है कि जिस तरह का ये प्रदर्शन चल रहा है, अगर इसी तरह यह हड़ताल चलता रहा तो जो अधिवक्ता का परिवार है या अधिवक्ता, वो खाने के लिए मोहताज हो जाएगा। देखिए, हालांकि बाद में उसने हटाया, लेकिन बड़ी बात कही है। देखिए, इस मामले में ये कहना चाहता हूँ पुलिस के तमाम आला अधिकारियों को और सारे सरकारी कर्मचारियों को कि वो गलतफहमी में है कि उन्होंने किसी तरह से रट के पढ़ करके और एक IAS और IPS की नौकरी पा लिया तो वकील उनसे कम है। हम जो वकालत करते हैं वो अपनी स्वेच्छा से आते हैं और हम कानून की और जनता के अधिकारों के लिए न्यायालयों में उसकी समीक्षा और व्याख्या करते हैं और फैसले कराते हैं न्याय के मंदिर में खड़ा होकर के। ये पेशा हमने अपनी स्वेच्छा से चुना है। और इनका दिमाग जरा देखिए कितना ख़राब है। मैं कहना चाहूँगा CP महोदय से और DIG महोदय से बनारस के कि कभी आपने सोचा कि आपका ये दरोगा कितना पैसा पाता है, कितना तनख्वाह पाता है? जो तथाकथित दरोगा कहा गया है कचहरी में मारा गया है, उसके हाथ में 2.5 लाख की घड़ी है। क्या ये जानना चाहेंगे कि ये 2.5 लाख की घड़ी उसके पास से कहाँ आई? अरे भैया, तुम लोग घूस न लो और अपने ईमानदारी के वेतन पर अगर रहो तो तुम रोज़ मकान और दुकान नहीं खरीद सकते, रोज़ अपने बीवियों को गहना नहीं गढ़ा सकते, अपने बच्चों को जिला लो खिला लो, यही काफ़ी है। और अधिवक्ताओं का मुकाबला तुम कर नहीं सकते। हम जेब में बिना कुछ लिए जाते हैं, खाली जेब जाते हैं और अपनी बुद्धिमानी से, अपने तर्कों से, अपने मुकदमों को संचालित करके जो जितना नसीब में होता है उतना ले के आते हैं। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। हम इन स्वतंत्र पेशा है हमारा। तो अब तुम अपनी चिंता करो कि अगर तुम्हारा घूस बंद हो गया, तुम्हारे अपराध बंद हो गए, तुम्हारी ये लूट खसोट बंद हो गई तो तुम कैसे जिंदा रहोगे और तुम्हारे बच्चों का कैसे लालन पालन होगा, ये गौर करने की बात है। और मैं मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि ये तमाम पुलिस वाले, ये तहसील कर्मी, ये चकबंदी विभाग के लोग, ये बिजली विभाग के लोग, ये RTO विभाग के लोग, ये जो भी हैं, इनके एक एक आदमी के
आर्थिक स्रोत का पता लगा करके और इनकी संपत्तियों की जांच करनी चाहिए और इनको दंडित करना चाहिए। सख्ती करने की ज़रूरत इन पर है। गुंडों पर सख्ती हो गई, अपराधियों पर सख्ती हो गई, समाज बहुत पूरी तरह संतुष्ट और खुश है, अपराध मुक्त समाज है। लेकिन ये जो पुलिस का संगठित अपराध है, यह पुलिस के लोगों ने जो गुंडों की जगह ले ली है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि इनके ऊपर अंकुश लगाए, वरना ये सरकार के खिलाफ साजिश करते रहेंगे। और मैं दावे से कह सकता हूं कि वर्तमान समय में इस सरकार के अच्छे कामों से नाराज़ हैं, सख्ती से नाराज़ हैं कर्मचारी, और वो किसी तरह इस सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। साजिशें ये कर रहे हैं। भाई घूस तो पहले भी अधिकारी लेते थे, लेकिन चोरी से लेते थे, और जब घूस लेते थे तो जिससे घूस लेते थे उसका काम करते थे। वर्तमान समय में क्या माहौल है कि साहब ये घूस भी लेते हैं और दबंगई भी करते हैं, गुंडई के बल पर लेते हैं। इस बात को रोकना पड़ेगा, शासन को इस बात को समझना पड़ेगा, वरना आगामी चुनाव में अगर इनकी प्रवृत्तियों, इनके अवैध कार्यों पर अंकुश नहीं लगा तो सरकार को बहुत बुरे परिणाम देखने होंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक छोटा सा सवाल, प्रधानमंत्री रखते हैं, ट्वीट करते हैं और जवाब देते हैं, तो क्या ऐसी वजह रह गई कि इतने दिन से अधिवक्ता लगातार अपनी बात रख रहे हैं, फिर भी अभी तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता या बड़ा मंत्री इस पर कोई बयान नहीं दिया? देखिए ये बात आपका सही है, लेकिन प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया से डील करना है। अब अगर वो एक दरोगा के अत्याचार को उसको देखने लगे तो बड़ी समस्या उनके लिए हो जाएगी। ये ज़रूर है कि जो स्थानीय उनके नुमाइंदे हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको ये देखना चाहिए। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्थानीय विधायक और मंत्री ये बहुत सेंसिटिव नहीं है, इनका बहुत ध्यान नहीं है। अच्छा, उसके पीछे मुझे कारण ये लगता है कि शायद इनकी बात भी अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं। इनको भी ऊपर शिकायत करनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार से कहना चाहिए। निष्क्रियता, स्थानीय विधायकों, मंत्रियों की पूरी तरह से निष्क्रियता इन अपराधों को, पुलिस के अपराधों को, घूसखोरी को सरकारी विभागों में बढ़ावा दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, लल्लन पे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो साफ तौर पर वरिष्ठ अधिवक्ता का ये कहना था कि जो सरकार है वो तो काम अच्छा कर रही है, लेकिन जो उसके अधिकारी हैं कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने के लिए पूरी तरीके से निरंकुश हो रहे हैं। इस पर कहीं ना कहीं से सरकार को बीच में आकर लगाम लगाना होगा, तभी जाकर ये विवाद समाप्त होगा। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, द लल्लन पेज।